Hi guys, welcome back to my YouTube channel Adapt Education. My name is Jalil sir. Today we are going to talk about human blood. This is an important topic and necessary knowledge for everyone. So let's start the video now without wasting any time. Guys, if you are new my YouTube channel, then like the videos, comment, share, subscribe and press the bell icon so that you get अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशन ऑन टाइम। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक क्यों है? तो सबसे पहले हम संयोजी ऊतक को समझ लेते हैं। संयोजी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। एक वास्तविक संयोजी ऊतक कंकाल ऊतक है, तीसरा है तरल ऊतक, जिनमें से कहा जाता है कि ब्लड जो है एक तरल संयोजी ऊतक है। तो संयोजी ऊतक क्या होते हैं? संयोजी ऊतक जो है शरीर के सभी ऊतकों तथा अंगों को जोड़ने का काम करते हैं और शरीर को एक आकार प्रदान करते हैं तथा आकार को बनाए रखते हैं। संयोजी ऊतक कहलाता है। तो ब्लड को एक तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है क्योंकि ब्लड जो है प्लाज्मा और रुधिराणुओं से बना होता है। प्लाज्मा जो है एक तरल जो है पदार्थ होता है, इसलिए जो है रक्त में पाए जाने वाले ऊतक तरल ऊतक कहलाते हैं। और ब्लड जो है रक्त का एक विस्तृत समूह होता है जो शरीर में पूर्ण रूप से फैला होता है और शरीर जो ऊतक ब्लड में पाए जाते हैं और शरीर के सभी ऊतकों को जोड़ने का काम करते हैं तथा अंगों को जोड़ने का काम करते हैं और शरीर को एक आकार प्रदान करते हैं और उसे बनाए रखते हैं। इसी प्रकार जिस तरह संयोजी ऊतक बनाए रखता है, इसीलिए जो है रक्त को एक तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। दूसरा है रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड भी है। रक्त को एक प्राकृतिक कोलाइड क्यों कहा जाता है? रक्त को एक प्राकृतिक कोलाइड क्यों कहा जाता है? रक्त को प्राकृतिक कोलाइड के तौर पर समझने के लिए हमें जो है सर्वप्रथम विलयन को समझना होगा और निलंबन को भी समझना होगा। तो विलयन क्या होता है हम समझते हैं। पानी ले लो और जो है चीनी ले लो। पानी में अगर चीनी का हम घोल बना दें तो क्या होता है, समान रूप से मिल जाता है और जब हम उसे देखेंगे तो पानी और चीनी हमको एक समान दिखाई देंगे। उसमें ऐसा नहीं कि हम पानी को अलग से देख सकते हैं और चीनी को अलग हमें दिखाई देता है, ठीक है। वो इतना बारीक हो जाता है कि हम उसे नग्न आंखों से नहीं देख पाते। उसे देखने के लिए हमें अति सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अगर हम उसको अलग करना चाहें तो हम उसको छानकर अलग नहीं कर सकते। पानी में अगर चीनी घोलकर हम अलग करेंगे तो अलग हो सकता है? नहीं अलग हो सकता है, क्योंकि वो समान हो जाता है, इसलिए उसे समांगी मिश्रण कहा जाता है। और निलंबन को समझते हैं। निलंबन क्या होता है? निलंबन जैसे पानी में अगर मट्टी को डाल दिया जाए या पानी में पिसान जो आटा होता है उसको हम डाल दें तो क्या होता है, उसे हम थोड़ी देर के लिए अगर छोड़ देते हैं तो वो नीचे जाकर जो है बैठ जाता है और उसे हम जो है जो निलंबन होता है उसे हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं। हम देखेंगे अगर पानी में अगर हम धूल पड़ जाए या जो है कोई आटा अगर हम डाल दें तो थोड़ी देर बाद अगर रुककर हम देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि वो नीचे जम गया है, ठीक है। और उसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, अपनी नग्न आंखों से। उसके कण जो है इतना इससे थोड़ा ज्यादा बड़े होते हैं, इसलिए हम उसको अपनी आंखों से देख पाते हैं।
अगर उसको हम छानना चाहें तो उसको हम आसानी से पृथक्करण कर सकते हैं। तो जो है वो पूर्ण रूप से जो है मिला नहीं होता है, उसको हम आसानी से छानकर अलग कर सकते हैं, इसलिए उसे विसमांगी मिश्रण कहा जाता है। ठीक है। और प्राकृतिक कोलाइड वह होता है जो समांगी तथा विसमांगी मिश्रण के बीच का ग्रुप, जिसके कण विलयन में समान मात्रा में विस्तृत होते हैं अर्थात फैले होते हैं, जिसे हम प्राकृतिक कोलाइड कहते हैं। इसे कोलाइड कहते हैं। कोलाइड जो है, कोलाइड प्राकृतिक कोलाइड से कहते हैं। प्राकृतिक कोलाइड को हम जो है छानकर पृथक्करण नहीं कर सकते, क्योंकि निलंबन के कण से ये जो है थोड़ा छोटे होते हैं और देखने में हमको जो है समांगी मिश्रण दिखाई देते हैं, परंतु ऐसा नहीं है, वो होते हैं विसमांगी मिश्रण। क्यों विसमांगी मिश्रण होते हैं? प्राकृतिक कोलाइड, जैसे हम दही को पकड़ लें, दही में जो वसा पाई जाती है उसे हम छानकर दही में से वसा को अलग नहीं कर सकते। अगर हम दही में से वसा को अलग करना चाहेंगे तो उसको हम मंथन करते हैं और उसमें से हम मक्खन को निकाल लेते हैं, और वैसे ही हम उसको छानेंगे तो उसमें से हम उसको छानकर अलग नहीं कर सकते। जबकि जो है निलंबन को हम जो है छानकर अलग कर सकते हैं, और प्राकृतिक जो कोलाइड होता है उसको हम छानकर अलग नहीं कर सकते। उसी प्रकार जो रक्त होता है, रक्त को जो है प्राकृतिक कोलाइड कहा जाता है, क्योंकि रक्त में प्लाज्मा जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। अगर उनको हम रक्त को अगर छानकर सोचे कि अलग कर दें, डब्ल्यूबीसी को अलग कर दें, आरबीसी को अलग कर दें, प्लेटलेट्स को अलग कर दें, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, उनको हम छानकर अलग नहीं कर सकते। और अगर हम उनको अलग करना चाहें तो जैसे कोलाइड पदार्थ होता है उसको हम जो मंथन करके, जैसे अभी बताया ना कि हमने कि दही को जो है मंथन करके हम उसके मक्खन को हम निकाल सकते हैं, उसी प्रकार अगर हम इनको अलग करना चाहें तो हम रक्त का मंथन करते हैं, उसको जो है इसको अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूज मशीन आती है, जिसे लोग अधिकतर लैबों में प्रयोग करते हैं, जहां जो है खून का चेकअप होता है। तो अगर वो मशीन जो होती है क्या करती है, रक्त को रोटेट करती है, जो उसमें जो भी पदार्थ डाला जाता है वो तेजी से रोटेट करती है। तो क्या होता है, रोटेट करने से प्लाज्मा अलग हो जाता है, आरबीसी अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से हम इसका पृथक्करण कर सकते हैं, परंतु जो है रक्त के रूप में जब हम उसको छानेंगे उसको अलग नहीं कर सकते। जिस तरह से हम प्राकृतिक कोलाइड को नहीं, मतलब कोलाइड पदार्थ को अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार जो है रक्त को भी हम अलग नहीं कर सकते, इसलिए रक्त को प्राकृतिक कोलाइड कहा जाता है। और रक्त जो है एक जो है विसमांगी मिश्रण होता है। ठीक है। अब जो है विसमांगी मिश्रण होता है, क्योंकि प्राकृतिक जो कोलाइड होता है वो भी विसमांगी मिश्रण होता है, क्योंकि जो है रक्त में जो है विसमांगी मिश्रण जो है रक्त में जो उसके कण होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी पूर्ण रूप से सम्मिलित नहीं होते हैं और जो है प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इसी प्रकार से वो विसमांगी मिश्रण होता है। और जो है मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर जो है रक्त पाया जाता है, जो शरीर के भार का 7% होता है। शरीर के भार का 7% पाया जाता है। पुरुषों में कहा जाता है जो है 5.5 लीटर, और जो है स्त्रियों में 5 लीटर। इसलिए कहा जाता है क्योंकि शरीर का जो है एक्यूरेट मान नहीं होता है, इसलिए रक्त जो है 5 से 6 लीटर पाया जाता है। शरीर के भार का 7%, मान लो कोई व्यक्ति 80 किलो है तो उसका 7% आप निकाल सकते हैं, वो कितना लीटर
उसके शरीर में जो है रक्त होगा 7% के तौर पर आप उसको निकाल सकते हैं। और जो है इस रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो रक्त का निर्माण जो है अस्थिमज्जा में होता है। एक लाल जो है अस्थिमज्जा होती है जिसे इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं। ये वयस्कों में रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, जबकि भ्रूण में रक्त का निर्माण एम्ब्रियो में होता है, मतलब ये लीवर में होता है, सॉरी भ्रूण का निर्माण जो है, भ्रूण में रक्त का निर्माण यकृत में होता है, इसे हम लीवर कहते हैं इंग्लिश में। भ्रूण क्या है, भ्रूण वह है जिसका जन्म ना हुआ हो, जो भी पेट में पल रहा हो तो उसमें तो हड्डियां पाई नहीं जाती हैं, तो भ्रूण होता है, इसलिए उनका निर्माण जो है लीवर में होता है। जो है भ्रूण में रक्त का निर्माण लीवर में होता है। और यह जो है रक्त जो है ब्लड स्टोर कहाँ होता है, जमा कहाँ होता है, तो स्प्लीन जिसे हम प्लीहा भी कहते हैं, स्प्लीन को हम प्लीहा कहते हैं। तो ब्लड का स्टोर ब्लड जहाँ जमा होता है स्प्लीन में होता है, इसलिए स्प्लीन में जमा होता है, इसलिए स्प्लीन को हम ब्लड बैंक भी कहते हैं। और जो है इसी स्प्लीन को आरबीसी का यानी रेड ब्लड जो है सेल का, लाल रक्त कणिका का जो है कब्रिस्तान भी स्प्लीन को कहा जाता है। लाल रक्त कणिका का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि जो ब्लड स्टोर होता है स्प्लीन में, तो आरबीसी की जो मृत्यु कोशिकाएं या क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती हैं वो रक्त में तैरती रहती हैं। और स्प्लीन में मैक्रोफेज नामक जो है एक भक्षक कोशिका पाई जाती है, जो आरबीसी की मृत्यु कोशिकाओं या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का भक्षण कर लेती है। इसलिए जो है लाल रक्त कणिकाओं का स्प्लीन को जो है कब्रिस्तान कहा जाता है, यानी इंग्लिश में इसे ग्रेवयार्ड कहते हैं कब्रिस्तान को। तो जो है लाल रक्त कणिकाओं का स्प्लीन को क्या कहा जाता है, कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि इसमें मैक्रोफेज नामक जो है भक्षक कोशिका पाई जाती है, जो आरबीसी के मृत्यु कोशिकाओं का भक्षण कर लेती है, इसलिए जो है इसे स्प्लीन को लाल रक्त कणिकाओं का जो है कब्रिस्तान भी कहा जाता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। इसे जो है सॉरेनसन ने दिया, किसने दिया, सॉरेनसन ने सन 1909 ईस्वी में, सन 1909 ईस्वी में। तो रक्त का पीएच मान मापने वाला स्केल होता है ब्लड स्केल 0 से 14 होता है, 0 से 14। और जो इसका 7 मान होता है, बीच का मान जो 7 होता है वो उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। इंग्लिश में इसे न्यूट्रल कहते हैं। और 7 से जिसका पीएच मान कम होता है वो अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है, जो इंग्लिश में एसिडिक बोलते हैं। और जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है वो क्या होता है, तेज होता है, यानी वो क्षारीय होता है। ठीक, तो रक्त का पीएच मान 7.4 है, इसीलिए रक्त क्षार होता है। क्या होता है, क्षार होता है। रक्त में अब जो है कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, जिसके कारण जो है रक्त चिपचिपा होता है, थोड़ा चिपचिपा होता है। रक्त में 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से जो है कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए। एक टोटल जो है ब्लड का कोलेस्ट्रॉल जो है ब्लड की मात्रा का टोटल जो है 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। और इसमें एलडीएल जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, एसडीएल
जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी पाया जाता है। बुरा कोलेस्ट्रॉल 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होना अच्छा होता है, जबकि एसडीएल 60 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से ज्यादा होना अच्छा होता है। इसमें एक जो है ग्लाइसरीन जो है ग्लाइसराइड पाई जाती है, ग्लिसराइड जो 150 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होना बेहतर होता है। अब जो है शरीर में हेमोग्लोबिन की मात्रा भी पाई जाती है। हेमोग्लोबिन की मात्रा पुरुषों में 13.5 से 17.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर पाई जाती है, जबकि फीमेल में 12 से 15.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर पाई जाती है। इसलिए मिनिमम जो है 13 और 12 माना जाता है। और हेमोग्लोबिन का रंग जो होता है वो बैंगनी होता है। किसका कितना क्या होता है? हीमोग्लोबिन का रंग जो है बैंगनी होता है। जी हाँ, आप सोचकर जो है हैरान हो रहेंगे कि हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हीमोग्लोबिन का जो रंग है वो लाल नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? बैंगनी होता है, वायलेट होता है। और हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंग जो है लाल और चमकीला होता है। अर्थात हेमोग्लोबिन वह हेमोग्लोबिन जो वायु के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करता, अपने साथ ऑक्सीजन नहीं रखता, उस हेमोग्लोबिन का रंग बैंगनी होता है। और जो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया कर लेता है तो उसे एक अस्थायी ऑक्सी हेमोग्लोबिन का रूप धारण कर लेता है, जिसका रंग लाल और चमकीला होता है। इसी कारण ऑक्सी हेमोग्लोबिन के कारण जो हेमोग्लोबिन रक्त जो ऑक्सीजन अपने साथ रखता है और रक्त में पाया जाता है उसे ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहते हैं। उसी के कारण जो है रक्त जो है लाल दिखाई देता है। हेमोग्लोबिन की खोज जो है पूर्णफील्ड ने 1840 ईस्वी में की। रक्तचाप ब्लड प्रेशर क्या है? तो रक्तचाप जो है 120 से 80 माना जाता है, क्योंकि वो 120 के स्पीड से जाता है और 100 जो है 80 के स्पीड से आता है। इसीलिए रक्त का चाप 120 से 80 माना जाता है। इसको मापने के लिए हम स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। इस जो है रक्तचाप मापी यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। रक्त का कार्य क्या होता है? रक्त का मुख्य कार्य होता है परिवहन करना। किसका? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स, पोषक तत्वों एवं अपशिष्ट पदार्थों का भी परिवहन करना होता है। ये किसी को निकालता नहीं है, जैसा कि ऑक्सीजन को ले जाता है, पोषक तत्वों को ले जाता है, ये सभी को अपने साथ जो है पूरे शरीर में लाता है, ले जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान में लाता है, ले जाता है, किसी को निकालता नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो है ये पोषक तत्वों को ले जाता है, ऑक्सीजन को ले जाता है और इनको छोड़ देता है, गैसों को नहीं ले जाता है, इनको छोड़ देता है, अपशिष्ट पदार्थों को छोड़ देता है, केवल पोषक तत्वों जो है ऑक्सीजन को ले जाता है। ऐसा नहीं, ये सभी को अपने साथ लेकर जाता है, परिवहन करता है। और इसमें से क्या होता है? किडनी जो है घींच कर निकाल लेती है। ठीक,
और दूसरा काम है शरीर के ताप का नियंत्रण। शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। जो रक्त का कार्य है शरीर के ताप को नियंत्रण भी करता है। जो है रुधिर जो होता है शरीर के अधिक सक्रिय भागों में जब उपापचय होने लगता है तो क्या होता है, रक्त की ताप की मात्रा बढ़ने लगती है। जब रक्त की ताप की मात्रा बढ़ने लगती है तो रुधिर जो है त्वचा के रुधिर वाहिनियों में अधिक मात्रा में प्रवाहित होकर रक्त के ताप को नियंत्रित करता है, शरीर के ताप को नियंत्रण कर देता है। अब उपापचय क्या है? जब शरीर के सक्रिय अंगों में उपापचय होने लगता है, यानी उपापचय मतलब कि जो है जो बड़े बड़े पदार्थ होते हैं शरीर में छोटे छोटे रूप का जो है छोटे छोटे पदार्थों का उद्धार करने लगते हैं, और जो छोटे छोटे पदार्थ होते हैं मिलकर बड़े पदार्थ का उद्धार करने लगते हैं। जो है इसी के कारण से शरीर के जो रक्त ताप होती है वो बढ़ने लगती है। तो जब बढ़ने लगती है तो रुधिर त्वचा के रुधिर वाहिनियों में अधिक मात्रा में प्रवाहित होकर शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। फिर और क्या करता है, रोगों से बचाव भी करता है और शरीर की सफाई भी करता है, थक्का जमाना भी होता है। शरीर रोगों से बचाव करता है, इसमें जो है प्लेटलेट्स पाई जाती है जो रोगों से बचाव करती है। शरीर की सफाई टूटी फूटी जो है अर्थात शरीर की सफाई करती है। WBC होती है जो मृत्यु कोशिकाएं होती हैं उनका भक्षण कर लेती है। थक्का जमाना, जब जो है शरीर का रक्त निकलने लगता है तो ये क्या करता है, उसका थक्का भी जमाता है। रक्त की खोज किसने की? रक्त की खोज सन 1900 से 1900 के एक के मध्य, सन 1900 से 1901 के मध्य कार्ल एंड स्टीनर ने रक्त की खोज की और उन्होंने बताया कि सभी मनुष्यों का रक्त एक समान होता है, परंतु एक दूसरे का रक्त एक दूसरे को चढ़ाया नहीं जा सकता। ये रक्त समूह पर निर्भर करता है, ठीक है। और रक्त समूह वंशानुगत होते हैं जो आपके माता पिता से आपको मिलते हैं। और रक्त समूह की खोज कभी कभी क्या बोलता है, रक्त की खोज पूछा तो कभी कभी पूछ रहा था रक्त समूह की खोज किसने की, तो रक्त समूह की खोज कार्ल एंड स्टीनर ने ही की। और इन्होंने रक्त का जब खोज किया तो रक्त के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंटीजन इन्होंने जो है एंटीजन की खोज की, जिसे RH फैक्टर की खोज कहा जाता है। RH फैक्टर की खोज सर्वप्रथम रिसेप्टर बंदर के अंदर की गई। रिसेप्टर बंदर क्या है, जो आप देख रहे हैं ना, बंदर आता है जिसका जो है मुंह लाल होता है, उसी को रिसेप्टर बंदर कहा जाता है। सर्वप्रथम कार्ल एंड स्टीनर तथा विनर ने सन 1940 में रिसेप्टर बंदर के अंदर किया और उन्होंने यह देखा कि इसके अंदर जो है एक RH फैक्टर पाया जाता है, और उन्होंने इस तरह से और सारे बंदरों को इकट्ठा किया और सबके ब्लड का जो है चेकअप किया। तो उन्होंने देखा किसी किसी में पाया जाता है, किसी किसी में नहीं पाया जाता, और उन्होंने कहा कि जो है एक मनुष्य में भी पाया जाता है। तो RH फैक्टर के आधार पर जो है मनुष्यों के जो है समूह का वर्गीकरण किया गया, और जो है इन्होंने कहा कि जिस मनुष्य के रक्त समूह के अंदर जो है RH फैक्टर पाया जाता है उसे RH फैक्टर पॉजिटिव कहा जाता था, जिसके अंदर नहीं पाया जाता था RH फैक्टर नेगेटिव कहा जाता था। तो आगे चलते हैं रक्त परिसंचरण, उसके बाद है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने सन 1628 ईस्वी में किया। उन्होंने बताया कि पक्षी और स्तनधारियों में रक्त का परिसंचरण तंत्र जो है वाहिनियों में होता है,
जो है पक्षी और स्तनधारियों में उन्होंने बताया, विलियम हार्वे ने, कि रक्त जो है, रक्त का परिसंचरण तंत्र पक्षी और स्तनधारियों में वाहिनियों में होता है, जबकि कीटों में रुधिर जो है अंगों से सीधा संपर्क बनाए रखता है, अंगों से होता है इसका परिसंचरण। तो आज के लिए इतना ही, आप इसका शॉर्ट स्कीम ले सकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।